हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के इतिहास के चौथा चैप्टर जो इकाई 4 है भारत के राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्दों में आंसर देना है उसके बारे में आप लोग को प्रश्न लिखवाने जा रहे हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है हम लोग का कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन होने का रीजन था कि प्रथम विश्व युद्ध में, अब प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था भाई, तो 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो तुर्की के साथ युद्ध लड़ने के लिए वहां पर भारत के यहाँ तक के सिपाही लोग भी गए थे, मतलब कि भारत के लोग भी मतलब कि तुर्की से युद्ध लड़ने के लिए गए थे। और वहां पर ये युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ कि मतलब कि इसको जीत हो गई और जीत होने तुर्की हार गई। तुर्की हारने के बाद वहां पर क्या हुआ कि खलीफा पद था मुसलमान भाई का, वो पद को लोगों ने समाप्त कर दिया। दूसरा चीज क्या हुआ कि देश में युद्ध कर लगा दिया गया, और जब युद्ध कर लग गया तो यहाँ पर एक और विद्रोह हो गया। इसके चलते इसके चलते खिलाफत आंदोलन हुआ। जो खिलाफत आंदोलन का मूल पूछता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो तुर्की से हुआ। ठीक है, किसके लिए, तो खलीफा पद के लिए। तो उसी पद को दिलवाने के लिए ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर यही हम लोग का प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आंसर में कि प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के फलस्वरूप, पराजय मतलब कि हार तुर्की की, पराजय का मतलब तुर्की की क्या हो गई, हार हो गई। तुर्की के पराजय के स्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और सुल्तान को सत्ता का प्रयोग से वंचित कर दिया गया। तुर्की में खलीफा पद की शक्ति पुनः स्थापना करने के लिए 1920 में भारतीय मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन किया। मतलब कि भारत के मुसलमान भी इस पद के लिए खिलाफत आंदोलन में भाग लिए। किया का मतलब कि इस आंदोलन में भाग लिए। यही चलते ये जो खिलाफत आंदोलन था इतना बढ़ चढ़ के आज के डेट में इसका नाम हो गया है। तो सिंपल सा बात याद रखना है, खिलाफत आंदोलन किस लिए होता है, खलीफा पद के लिए। जो तुर्की में खलीफा पद था जिसको अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया था, इसके चलते तुर्की के लोगों ने खिलाफत आंदोलन की प्रारंभ किया, जिसमें भारत के मुसलमान ने, भारत के लोगों ने भी उसका साथ दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो चुका है। अब देखिए, दूसरा नंबर आपके प्रश्न पूछा हुआ है कि रॉयलेट एक्ट, रॉयलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉयलेट एक्ट ऐसी नियम कानून बनाया गया था, अंग्रेजों ने एक नियम कानून बनाया था रॉयलेट एक्ट के तहत कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा के, बिना कोई केस फौजदारी के, बिना कोई साक्ष्य के उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको ले जाकर जेल में भर्ती कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को यह भी अधिकार नहीं दिया गया था कि वो अपना केस का अपील कर सके जज के पास कि आखिर हमको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, हमको किस जुर्म में जेल में लाया गया है। इसका मतलब कि कोई नियम कानून में इसमें हस्तक्षेप नहीं था। तो यही 1919 के रॉयलेट एक्ट, इसी के अंतर्गत हम लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में, जिसने जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिए थे, जिसमें 1000 से व्यक्ति अधिक लोग मारे गए थे। नहीं, तो यही रॉयलेट एक्ट का मतलब का कि ऐसा ये कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को वो लोग बिना कोई साक्ष्य बताए, बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार कर सकता था। तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं हम कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रॉयलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के मतलब क्या होता है, वारंट हमने कहले जानो, तो ये अंग्रेजी शब्द है। ओकरा के हमने कहले जा गिरफ्तार, केस, मुकदमा। ना आदमी कहला कि फलना के भाई 4 सीट आइल बा, केस भइल बा उनका पर, ठीक बात, ओकरा के गिरफ्तार करे खातिर तो वारंट के गिरफ्तारी किया जा सकता है। माने बिना कोई कारण बताए आपको, हम आपको आएगा प्रशासन, चलो तुम जेल में, अब तू पूछेगा कि किस लिए भैया हम आपको जेल में हमको ले जा रहे हैं, थाना आएगा आपको गिरफ्तार करेगा, कहेगा चलो तुमको ले चल रहे हैं थाना पर, तू आके पूछिएगा ना भाई
कि हम कौन सा जुर्म किए हैं, क्या कारण है। तो उन लोग का इस नियम कानून में बनाए थे कि बिना कोई कारण बताए, मतलब कि नहीं चलो तुमको चलना है, आपको पूछने की अधिकार नहीं था, आपको अपील करने की अधिकार नहीं था। समझे बात, यही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके विरोध कोई अपील नहीं किया जा सकती थी, मतलब कि इस कानून के अंतर्गत आप कोई भी अपील भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसी इसी ही रोयलेट एक्ट कहा जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोयलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बात हम लोग को याद का रखना है, रॉयलेट एक्ट 1919 के नियम के तहत उसमें नियम कानून में था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई साक्ष्य या वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है, और वह व्यक्ति मतलब कि न्यायालय में अपना कोई अपील भी नहीं कर सकता था कि हमको आखिर किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। क्या बात ये समझ गए आप लोगों ने। अब है हम लोग का नेक्स्ट है डांडी। डांडी यात्रा क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए डांडी यात्रा, डांडी यात्रा में क्या किए गांधी जी, महात्मा गांधी ने क्या किए भाई कि नमक कानून को तोड़ा। किसको तोड़ा, नमक कानून को, अपने से। तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से लेकर मतलब कि और डांडी तक, जहां मैंने समुद्र था, समुद्र तक गए और वहां पर जाने के बाद समुद्र में अपने से नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ दिए। उसमें टोटल उनके साथ जो था लोग आंदोलन में, मतलब कि साथ में जाने वाले नमक कानून को तोड़ने मैंने नमक बनाने में, उसमें 78 व्यक्ति थे। अनुयायी के मतलब 78 व्यक्ति उनके साथ उस आंदोलन में थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी समुद्र तक पहुंचे। माने डांडी जहाँ है वहां समुद्र है, समझे बात, गुजरात में। तो समुद्र तक पहुंचे और यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उद्देश्य था कि समुद्र में पानी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। ये टोटल कितना पैदल चले थे, 250 किलोमीटर। ठीक है, और 250 किलोमीटर माने साबरमती से समुद्र तक जाने में टोटल दूरी जो था 250 किलोमीटर था। 250 किलोमीटर दूरी चलने के बाद इन्होंने उस समुद्र में जाकर नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ दिया। इसी को हम लोग कहते हैं डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। डांडी यात्रा का उद्देश्य में हम लोग का याद रखना है कि नमक कानून को नमक बनाकर तोड़ना। ठीक है, बोलिए सिंपल सा बात में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आइए। तो चौथा नंबर प्रश्न है हम लोग का कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है। देखिए ये जो प्रश्न था हम लोग का, ये हम लोग का जो प्रश्न था, ये एक इरविन समझौता हुआ था 1931 में गांधी और इरविन के बीच। जो ये समझौता हुआ था मतलब मिलजुल के बात विचार करना किसी चीज पर। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन, ये वायसराय था, वायसराय का मतलब गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये उस समय का वायसराय था। गांधी जी और इनका बीच 1931 में 5 मार्च 1931 को एक बीच बात हुआ, जिसके बीच यह समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसी समझौते को माने इसी बात विचार को हम लोग का दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। समझे बात, तो ये सिंपल सा बात याद रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है। तब 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक वार्तालाप हुआ था, यानी बात विचार हुई। उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इरविन समझौता, और इसी को हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। अब है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में। ये छोटा सा, अगर चंपारण सत्याग्रह के आप चाहिएगा तो ये पर निबंध भी बड़ा सा लिख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो था ये बहुत
भारत के आजादी का एक योगदान माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग का जो शुरुआत हुआ गांधी जी का मतलब कि आंदोलन, वो अंत तक मतलब कि आजादी लेकर ही माना। तो इसमें तो ये चंपारण जो सत्याग्रह था, इसमें सबसे बड़ा चीज था नील के खेती का विरोध करना। मतलब कि 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। वो 3 कठिया प्रणाली बिल को पास करना, मतलब कि इसमें कहा था कि अंग्रेज ने कहा था भाई कि आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील के खेती करना अनिवार्य है। मतलब कि 17 कट्ठा दूसरा चीज का खेती कीजिए और 3 कट्ठा नील के खेती कीजिए। आ नील के खेती करे से किसान के रहे घाटा का कि पहला नंबर कि नील के खेती कैला से जौन भूमि पर नील के खेती कैल जाता रहे वो भूमि बंजर हो जाता रहे, यानी उस पर दूसरा फसल आप नहीं उपजा सकते। जैसे आप लोग देखिएगा, जिस खेत में हम लोग ये सुजान मसूरिया रोपते हैं, उस खेत में फसल की उपज उपज कम होती है, भले आप खाद देकर उपजा लेते हैं बात अलग है। आज जिस खेत में अगर दलहन फसल रोपी होगा, उसमें देखिएगा कोई प्रोडक्ट रोपिएगा तो उसमें उत्पादन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि उससे उसमें उर्वरकता, दलहन फसल से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। रीजन क्या है उर्वरकता बढ़ने का? कि दलहन फसल के जड़ में खेसारी हो, मसूर हो, बूट हो, इस समय उसमें जड़ में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और उस नाइट्रोजन के चलते उस भूमि में क्या होता है, उर्वरकता शक्ति पावर बढ़ता है। समझे बात? तो ये 3 कठिया प्रणाली में यही था कि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज था कि किसानों का भाई ये खेती करने से कुछ लाभ नहीं हो रहा था, घाटा हो रहा था। इसके चलते किसान इस खेती को करना नहीं चाहते। मान के चलिए कि आप जो धान की खेती कर रहे हैं, आपको अगर उससे घाटा होगा तो हर एक साल रोपिएगा? कहिए कि ना। लेकिन अंग्रेज का शासन काल था उस समय, तो वो कह रहा था लेकिन आपको करना जरूरी है। तो इसके चलते इसका विरोध हुआ यहाँ पर। अब विरोध हुआ तो इसमें आंदोलन में यहाँ राजकुमार शुक्ल जी भी थे। तो लोगों ने ऐसे ये आंदोलन 16 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन 17 में जाकर ये मतलब कि पूरा दम रंग ढल लिया था। लेकिन इस आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को निमंत्रण राजकुमार शुक्ल जी दिए। गांधी जी को निमंत्रण दिले राजकुमार शुक्ल। गांधी जी लखनऊ सम्मेलन जो हमने के पढ़ी जा 1916 में, 1916 में लखनऊ सम्मेलन में गांधी जी आई रहन, भाग ले रहने जा। तो ये ही राजकुमार शुक्ल जी गइलन, राजकुमार शुक्ल एजा गइलन भेंट करे, और गांधी जी से ये इनवाइट कैलन, निमंत्रण दिलन कि आइए हम लोग एक आंदोलन है 3 कठिया प्रणाली जो चंपारण में शुरू करने जा रहे हैं, किसानों का बड़ा दिक्कत है। तब गांधी जी ने यहाँ पर आए थे, और गांधी जी अइलन तो अपने लेना, उस समय एगो यमन साहब राजा था, उसका बड़ी तुत्ती बोलती थी, मतलब कि दबदबा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आए तो इस आंदोलन में भाग लिए, और भाग लेने के बाद जानते हैं कि सबसे भारत का जो सफल आंदोलन, सबसे अंग्रेजों के खिलाफ जो पारित हुआ, वो यही चंपारण आंदोलन था। इसके बाद धीरे धीरे और आंदोलन होते गया, मतलब कि इसमें गांधी जी आए, ये 3 कठिया प्रणाली कानून को, नियम को तोड़वा दिए। नहीं भाई, किसान ये 3 कट्ठा खेती नहीं करेगा, ये अपना जो मन करेगा वही खेती करेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था जो प्रचलित थी, इस व्यवस्था में किसानों को अपने 3/20 मतलब कि 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना होती थी। इसी प्रणाली के विरोध में गांधी जी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। समझे? तो बस यही याद रखना है कि जो बिहार चंपारण में जो 3 कठिया प्रणाली किसानों ने जो आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में गांधी जी ने आए और उसमें भाग लिया और इस आंदोलन को सफल बनाए। ठीक है, क्या याद रहेगा? जब छोटा सा भाग है, छोटे से भाग में आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का बोला है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में मात्र 20 शब्दों में आंसर दे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं?
मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को, श्रमिक का मतलब मजदूर होता है, और नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। मेरठ षड्यंत्र कौन है कॉल जी भाई? तो मार्च 1929 में श्रमिक मजदूरों और नेताओं को लोगों के मतलब कि उस समय की जो अंग्रेज के शासन प्रशासन थे, उन लोगों ने पकड़कर और मेरठ लाए। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और वहां पर लाए और लोग को जेल में डाल दिया गया। उसी को हम लोग बोलते हैं मेरठ षड्यंत्र। उसी को क्या बोलेंगे? मेरठ षड्यंत्र। अब है हम लोग का कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखे। तो 1914 से 1920 तक खोड़ विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उर्वों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने आंदोलन के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया था। उसी को हम लोग कहते हैं जतरा भगत ने, मतलब कि छोटा नागपुर में। ये बेचारा ये भी अपना आंदोलन चला रहे थे जतरा भगत सिंह। कहाँ भाई? तो छोटा नागपुर में, अहिंसात्मक रूप से। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये पूछा है कि जतरा भगत से आप क्या जानते हैं, तो जतरा भगत वही मतलब कि आंदोलन अपना कर रहे थे, ये भी मतलब कि देश के आजादी के लिए। तो इसी से इनका नाम हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई कि जतरा भगत का बारे में यही विवरण है, लिख लीजिए। और भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ठीक है, सी आर दास के मतलब का चितरंजन दास। चितरंजन दास के सुझाव दिया कि कांग्रेस के द्वारा किसानों एवं श्रमिकों माने मजदूरों राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांगों को समर्थन किया जाए। इसलिए 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय में 20 शब्दों में उत्तर देना था। अब की बार जो है 60 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 150 शब्दों में उत्तर देना है, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।